नमस्कार दोस्तों। चंपारण की पावन धरती से पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, डीएलएड का एग्जाम जो बिल्कुल नजदीक आ चुका है, एडमिट कार्ड भी उसका इशू होने का डेट आ चुका है। 23 तारीख को उसकी एडमिट कार्ड आ रही है। तो उसके मद्देनजर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, यानी जो क्वेश्चंस आपके 2023 में आपको मिलने वाले थे, उन सब का कलेक्शन पारा चंपारण वाला चैनल पे आपको दिया जा रहा है। तो उसी के मद्देनजर फिर से एक नया सीरीज लेके आया हूं मैं आपके पास। 2023 में आपके जून महीने में जो एग्जाम हुआ था उसमें 11 तारीख को जो पेपर पूछे गए थे, उसके रीजनिंग के 10 सवाल जो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा अभी इस चैनल पर। तो जो लोग भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज आप आइए। चैनल पे भरपूर आपको कंटेंट मिल रहा है, हर चीज की जानकारी आपको दी जा रही है। तो इस चैनल को अपने पास रखिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सवाल। 11 जून 2023 में कौन से सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए थे, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा। जैसे पहला सवाल उस दिन का क्या था, तो देखिए ये सीरीज का सवाल है, और सीरीज का जो सवाल है वो बिल्कुल आसान सवाल पूछा गया आपके एग्जामों में। तो ध्यान रखिएगा, 5 से 11 पर जाने के लिए आपको कौन कौन से अप्रोचों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, इसको ध्यान से देखिए। 5 से आप 11 के पास कैसे जाएंगे? तो सर आप सोचेंगे कि +6 कर देते हैं, आप सोचेंगे कि सर +14 कर देते हैं, आप सोचेंगे कि सर +30 कर देते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो फिर ऐसा कोई लॉजिक आपको नहीं मिल रहा है जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करे। आगे फिर कंटिन्यू करते हैं, यानी पहले 6 जोड़े तो 11 आया, फिर 14 जोड़े तो 25 आया, फिर 30 जोड़े तो 55 आया, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 5 गया 6, 62 आ रहा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या डालेंगे ये पता नहीं चल पा रहा है। इसका मतलब है कि फर्स्ट लेयर है, तो आपको लेयर मेथड पता होगा। अगर पहले लेयर से आपका काम ना चले तो दूसरे लेयर की ओर मूव कीजिए। अगर हम दूसरे लेयर की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे +8 हो रहा है, उसके बाद देखेंगे +16 हो रहा है, फिर आप देखेंगे कि सर ये +32 हो रहा है। इसका मतलब है कि सर ये लेयर समझ नीचे वाले लेयर में आ रहा है, यानी सेकंड लेयर में आपको बातें समझ आने लगी। क्या हो रहा है मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे सर 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसका मतलब अगला जो होगा वो 64 होगा। क्यों? क्योंकि दो गुना हो रहा है। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 6 में 8 जोड़े तो 14 आया, 14 में 16 जोड़े तो 30 आया, 30 में 32 जोड़े तो 62 आया, 62 में 64 जोड़ेंगे, 4 2 6, और 6 और 6 12, 126 आपका सही आंसर होगा। क्या 126 आपका है? लेकिन 126 आंसर नहीं है, 126 तो यहाँ डालना है ना। अब आप यहाँ देखिए, 5 में 6 जोड़े तो 11, 14 जोड़े तो 25, 30 जोड़े तो 55, 62 जोड़े तो 117। अब 126 को जब इसमें जोड़ेंगे तब आपका मान जो आएगा वो आंसर होगा 7 6 13, 1 2 1 3 1 4 और 1 और 1 दी, यानी 243 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? तो सीरीज के जो भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो बिल्कुल आसान सवाल पूछे गए हैं, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को दिखाने का सिंपल सा लॉजिक है कि आप चीजों को समझें। ये सवाल थोड़ा सा यूनिक सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन है कुछ नहीं, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। एक अफवाह को एक व्यक्ति से दो अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाने में 5 मिनट का समय लगता है। बहुत सिंपल सी बात है, 3 व्यक्तियों के पास अगर कोई खबर पहुंचती है तो उसको समय लगता है 5 मिनट। ध्यान से देखना क्या कह रहा है जी। एक अफवाह को एक व्यक्ति से दो अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाने में 5 मिनट का समय लगता है, यानी एक से दो के पास तो 3 लोग जान गए। तो अफवाह को 3 लोग जाने तो कितना समय लगा? 5। और पूछ रहा है कि बताइए 729 लोग जानेंगे। जब 729 लोग जानेंगे तो बताइए समय क्या लगेगा, ये सवाल है। यानी जब 3 लोग जाने तब समय लग रहा है 5 मिनट, तो जब 729 लोग जानेंगे तब कितना समय लगेगा जिसमें 729 के 29 लोग जान जाएंगे? तो भैया सिंपल सी बात है, जब 3 में 5 लोग जाने तो वो तीन तीन को बताएंगे, तो 3 3 आए 9। तो 9 लोग कब जानेंगे? 10 मिनट में। फिर 9 लोग अगले 9 को बताएंगे, तो 9 3 का 27, इसको कहेंगे कि 15 मिनट में। फिर 27 3 81, ये आपका 20 मिनट में। 81 3 243, और ये 25 मिनट में। और आपको पता है 243 × 3 जो होता है वो 729 होता है। इसका मतलब 30 मिनट में पूरे 729 के 29 लोग इस चीज को जान जाएंगे जो अफवाह की फैल। क्लियर है? सिंपल सी बात है, 3 लोग 5 मिनट में। तो 3 लोग अगले 3 को 3 3 9, यानी एक आदमी दो दो को बता रहा है ना, 3 3 9 बढ़ता जाएगा। 3 का आपका क्या है? गुणनफल, 3 × 3 × 3 आपका बढ़ता जाएगा। और जैसे ये बढ़ता जाएगा समय भी अपने आप क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो टोटल जो समय लगेगा 30 मिनट का समय लगेगा अफवाह को 729 लोगों के पास पहुंचने में। क्लियर है जी? अगला सवाल।
अगला सवाल है आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। क्या कह रहा है जी, ए बी सी डी ई और एफ एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं जी। 2 4 6 टोटल 6 लोग हैं जी, ध्यान रखना। टोटल 6 लोग हैं और वृत्त की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक। और जब अंदर की ओर फेस होता है, मुख होता है, तो राइट और लेफ्ट होता है। क्लियर है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि बी डी का निकटतम पड़ोसी है। भैया बी डी का निकटतम पड़ोसी है, मुझे नहीं पता। बी और डी एक साथ होंगे ये पता है, लेकिन किधर कौन होगा इसका आइडिया नहीं है। अगर यहाँ बी रखेंगे तो यहाँ डी हो सकता है, यहाँ बी रखेंगे तो यहाँ भी डी हो सकता है। तो पड़ोसी है जानते हैं, अगल बगल होंगे कन्फर्म है, एक साथ बैठेंगे ये कन्फर्म है, लेकिन कौन कहाँ बैठेगा इसका कन्फर्मेशन अभी क्वेश्चन में नहीं दिया गया। क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, सी ए का निकटतम है लेकिन एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सवाल कह रहा है कि सी ए का निकटतम पड़ोसी है, ये भी कह रहा है कि सी जो है ए का निकटतम पड़ोसी है, लेकिन एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन, लेकिन वर्ड जो इस्तेमाल होता है वो पहले वाले के लिए होता है, इसका मतलब कि एफ का पड़ोसी नहीं है, ठीक। आगे कह रहा है ए बी के ठीक बाईं ओर है। देखिए अब कुछ ना कुछ क्वेश्चन को शुरू करने का क्लू जरूर देता है। क्वेश्चन की शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं, ऐसा बात बोला है जिससे क्वेश्चन शुरू हो सकता है। क्या दिया है, ए बी के ठीक बाईं ओर। बाबू बी का ठीक बाया क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है ठीक बाया ही ना है जी। तो जब ए रहेगा इसके बाद, अब देखिए जैसे ए और बी रहेगा तो बी और डी कंफर्म हो जाएगा, तो डी को आप यहाँ रख सकते हैं, कंफर्म हो गया, ठीक। आगे दिया है, उसके पहले दिया था कि सी ए का निकटतम पड़ोसी है जी। सी ए का निकटतम पड़ोसी होगा तो ए यहाँ है तो सी कंफर्म यहाँ हो जाएगा। और दिया था कि एफ जो है वो सी का पड़ोसी नहीं होगा तो एफ को यहाँ डाल देंगे। बचा कौन, ए बी सी डी ई, ई को यहाँ डाल दीजिए। क्या कह रहा है, ई की स्थिति क्या है। सवाल पूछ रहा है कि बताइए कि ई की स्थिति क्या होगी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, जो ऑप्शन है उसको चेक करो। ई की स्थिति आपको पता करनी है। पहला ऑप्शन दिया है एफ के ठीक बाएं है। क्या ये एफ के ठीक बाएं है, नहीं, ये एफ के दाएं है। इधर राइट होता है, दायां है, तो ये नहीं होगा। अच्छा डी के दाएं से दूसरा है, कह रहा है डी के दाएं दूसरा है, डी के दाएं पहला दूसरा, बिल्कुल ई जो है वो डी के दाएं दूसरा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा पूछा कि एफ का ठीक दाएं, एफ का ठीक दाएं। अच्छा 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 अच्छा, ई की स्थिति क्या है। डी के दाएं दूसरा, दो ऑप्शन इसे मैच कर रहा है जी। एक बार मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मैच कर लेता हूँ। एफ के ठीक दाएं, एफ के ठीक बाएं, एफ के ठीक बाएं, एफ के ठीक दाएं, और बीच में दिया डी के दाएं दूसरा, डी के दाएं से दूसरा, ई और बी के बीच। एक मिनट रुक जाइए, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा मैच कर लेता हूँ। क्या क्वेश्चन है, हाँ, बी डी का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। सी ए का निकटतम पड़ोसी है, सी ए का निकटतम पड़ोसी, ठीक है, लेकिन एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। ए बी के ठीक बाईं ओर, ए बी के ठीक बाईं ओर, ठीक है। तो ई की स्थिति क्या है, तो पहला ऑप्शन दिया है एफ के ठीक बाएं। कह रहा है कि क्या एफ के ठीक बाएं ई है, एफ के ठीक बाएं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, गलत है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है डी के दाएं से दूसरा है, कह रहे डी के दाएं से दूसरा है जी, बिल्कुल डी के दाएं से दूसरा है, सही है। और तीसरा दिया है एफ के ठीक दाएं है, हाँ एफ के ठीक दाएं भी है, ए और बी के बीच में है, नहीं। यानी यहाँ देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में फॉल्ट है। क्वेश्चन में फॉल्ट इन द सेंस कि यहाँ जो दो ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं जी। दो ऑप्शन किस लिए सही रहा, ध्यान से देखिए तो, डी के दाएं से दूसरा ई है जी, ई की स्थिति पूछ रहा है, तो डी के दाएं पहला और दूसरा बिल्कुल है। दूसरा एफ के ठीक दाएं है, एफ के ठीक दायां है कि नहीं है, बिल्कुल दायां है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कहीं ना कुछ फॉल्ट है, इसमें दोनों का दोनों सही नहीं हो सकता, इसमें से कोई एक ही सही होगा। यानी कुछ ऐसे वर्ड इसमें दिए होंगे जो आपका क्वेश्चन में क्या हुआ है जी, छूटा हुआ। बाकी कंसेप्ट को समझिएगा, आपने जो स्थान बैठाया बिल्कुल सही है, या तो ऑप्शन में कुछ दिक्कत है या तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो सकती है, बाकी प्रोसेस जो है बिल्कुल क्या है, यही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई खेल नहीं खेलते। टोटल संख्या दे दिया है कि टोटल जो संख्या वो 40 है। क्लियर। अब आप ध्यान से समझिए, इसमें जो 25 लोग हैं वो केवल और प्योर क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन 16 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट के साथ टेनिस भी खेलते हैं। तो अगर सवाल लेने के लिए इस केवल बताइए कि यानी टोटल आपका जो क्रिकेट का एरिया है वो 25 है, यानी 25 लोग हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, है ना। तो आपको पूछा जाए कि बताइए इसमें से केवल क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, तो आप 25 में से 16 घटाइएगा तो 9 होगा, है ना।
अच्छा, और इधर 22 में से 16 घटाइएगा तो 6 होगा। आप सिंपल सी बात बताइए, इसमें आपको 9 ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल क्या खेलेंगे जी, क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट का बाउंड्री एरिया कितना है 25, इसका मान 25 ही आना चाहिए। तो जब 16 में 9 जोड़ेंगे तब ना 25 आएगा, और इधर 6 आना चाहिए केवल टेनिस। 16 में 6 जोड़ेंगे तो इस एरिया का मान कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि टोटल 40 में से हम क्या क्या घटाएंगे, तो 9 प्लस 16 तो फिक्स है, और प्लस 6, तो देखिए 25 और 31, 40 में से 31, यानी क्या बच गए, 9 ऐसे लोग हैं जो किसी प्रकार का कोई भी खेल नहीं खेलते। यानी देखिए सिंपल सी बात है, क्रिकेट का बाउंड्री के अंदर टोटल 25 लोग की संख्या होनी चाहिए। तो मान लो टोटल 25 लोगों की संख्या, तो 25 भी हो जाए 16 भी हो जाए तो फिर तो ये गलत हो जाएगा। तो हम 25 में से पहले 16 को घटाएंगे, क्योंकि 16 ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट के साथ साथ कुछ और भी खेल रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उसमें से माइनस करके बताना होगा कि आपका केवल क्रिकेट वाले कितने बचेंगे। तो 9, केवल टेनिस वाले 6, और इन तीनों को जोड़ के 40 में से घटा दीजिए, जो बचेगा वो किसी भी प्रकार का कोई भी खेल नहीं खेलता है। देखिए ये क्वेश्चन आसान होता है, ऐसा सवाल जब भी आएगा ना तो ध्यान रखिएगा, हमेशा क्रॉस का रूल अपनाइएगा, क्रॉस का रूल। ध्यान से देखिए, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है, बिल्कुल आसान सवाल है, बिल्कुल क्रॉस करके देखो, आमने सामने का आपको जवाब निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत क्रम का मतलब होता है कि सर ABCD ऐसे लिखना है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दाएं से तीसरे की बाईं ओर 13वां अक्षर कौन सा होगा, जोड़ेंगे तो होगा राइट से 16, यानी आपको पता करना है कि राइट से 16वें स्थान पर क्या होगा। तो देखो वर्णमाला कैसे लिखा गया है, ऐसे ही तो लिखा गया है ना, यानी वर्णमाला जो लिखा गया है वो दाहिनी ओर से ही लिखा गया है। तो दाएं से पहला अल्फाबेट का पहला, दाएं से तीसरा अल्फाबेट का तीसरा, तो दाएं से 16वां अल्फाबेट का 16वां स्थान होगा, और अल्फाबेट का स्थान 16वां क्या होता है, तो आपका आंसर पी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, वर्णमाला अगर सीधा लिखा गया है तो आपको वर्णमाला बाईं ओर से याद होता है, अगर वर्णमाला उल्टा लिखा गया है तो आपको वर्णमाला दाहिनी ओर से याद होता है। क्लियर है, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। मनोज और सचिन 31 छात्रों की कक्षा में ऊपर से क्रमशः 7वें और 11वें स्थान पर है। बाबू क्रमशः का मतलब होता है क्रम से, 7वां 11वां, यानी मनोज जो है ऊपर से 7वें स्थान पर है, यहाँ मनोज है, और और क्या, सचिन जो है 11वां है, सचिन जो है ऊपर से 11वें स्थान पर है। ठीक, तो पूछ रहा है कक्षा में नीचे से उनकी संबंधित रैंक क्या होगी। सिंपल सी बात है, देखो मनोज अगर ऊपर से 31 है तो मनोज का नीचे से क्या होगा, मनोज का नीचे से, तो 31 माइनस 7 प्लस 1, यानी टोटल में से हम क्या करते हैं, ऊपर का स्थान को घटा के प्लस 1 कर देंगे, 24 एक 25। अब देखिए ऑप्शन में 25 सिर्फ और सिर्फ एक ही दिया है, आंख बंद करके टिक कर दो, बाकी किसी जरूरत नहीं है आप काम करने की। एक ही ऑप्शन में 25 दिया है, बात खत्म। अगर बाकी ऑप्शन में दिया होता तो फिर क्रॉस चेक करते, और ऐसे भी क्रॉस चेक मैं कर देता हूँ। अगर सचिन का ऊपर से 11 है तो सचिन का नीचे से क्या होगा, सचिन का नीचे से क्या होगा जी, तो आप कहेंगे सर टोटल कितना है 31 माइनस 11 प्लस 1, 20 में से गया 21, यानी आपका बिल्कुल कंफर्म हो गया कि आंसर क्या होगा 25वीं और 21वीं। सिंपल सवाल था। अगला सवाल देखिए, ये तो आसान सवाल है, अब देखते बना लीजिए। देखते बन जाने वाला सवाल है, इसका 3 गुना ये, इसका 3 गुना ये, तो आप भी क्या कीजिए 3 गुना कीजिए भैया। तो जब 3 गुना आप करेंगे तो 18 3 54, एक ही ऑप्शन में दिख ही रहा है, ऑप्शन नंबर सी, बाकी किसी में दिख नहीं रहा है। तो सीरीज का सवाल बड़ी आसान पूछा गया है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। 2 से 6 के पास पहुंचने के लिए 3 गुना, और 6 से 18 के पास पहुंचने के लिए फिर से 3 गुना, तो 18 से 3 गुना करिएगा तो 54 के पास पहुंचेगा, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला सवाल। ये सवाल कह रहा है कि 8, इसके बाद आपका कह रहा है 22, इसके बाद 8, इसके बाद 28, इसके बाद 8, इसके बाद पूछ रहा है क्या होगा। क्लियर है, तो देखो एक चीज तो रिपीट है, 8 8 8, और अगला है 22 के बाद 28 का मतलब 6 जोड़ा है, तो क्या इसमें 6 जोड़ किसका मान लाया है जी, 28 और 6 34, बिल्कुल वही किया है। यानी अल्टरनेट, जब श्रृंखला ना ही बढ़ते क्रम में हो ना ही घटते क्रम में हो तो श्रृंखला अल्टरनेट पर आधारित होती है, ये आप उचित तरीके से जानते हैं। ठीक,
तो आप देखें कि 8 रिपीट हो रहा है, तो रिपीट कर दीजिए। और दूसरा जो है 2228, 2834, आपका सही जवाब हो जाएगा 34। ये तो बिल्कुल आसान सवाल है भैया। निमोनिया जो होता है वो फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है, और मोतियाबिंद जो होता है, हमेशा आप सुनते होंगे मोतियाबिंद का ऑपरेशन, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, तो आंखों का ऑपरेशन होता है। यानी निमोनिया फेफड़े के रोग से ग्रसित है, तो मोतियाबिंद आंखों की बीमारी होती है। तो ये एनालॉजी का सवाल है जो शब्दों की समानता पर आधारित होता है। आपका कॉमन सेंस और आपका जीके जिसकी जानकारी, यही आपको क्या करेगा, इसका जवाब देगा। क्लियर है? तो चलिए, सबको होली का त्योहार भी आ रहा है, तो हमारी तरफ से, पारा चंपारण वाला परिवार की तरफ से सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लगे रहिए, देखते रहिए, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक, ताकि आपके परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाए तो आपको इसकी मदद मिल सके। क्लियर है? चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए पारा चंपारण वाला के साथ। थैंक यू सो मच।